मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज के प्रोग्राम में सबसे जो पहली बात हमें करनी है वो है चैट जीपीटी के यूजेज से मुताल्लिक एक राय ये कायम हो गई है जी, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। इससे बहुत सी बात हो रही थी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। इस दौर में ज़ाहिर है इसका बहुत ज़्यादा काम है, अगर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन एक दूसरी राय भी है, द पैरेलल ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट, कि नहीं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना करेंगे। चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप करेंगे तो बहुत सी जगहों पे आपको डिस्करेज किया जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि बहुत सारी जगहों पे ज़ाहिर है आपको डिस्करेज किया जाएगा, और ये हमने एक्चुअली होते हुए देखा भी है। अब एट द सेम टाइम अच्छा फिर दो पर्सपेक्टिव रखते हैं, ठीक है शुएब? बिल्कुल सही, अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात है ना। एक टीचर्स का पर्सपेक्टिव रखते हैं और एक अपना रखते हैं एक अपना रखते हैं, एक स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव रखते हैं, ठीक है? टीचर्स ये कहते हैं कि चैट जीपीटी से लिखी हुई चीज़ हम सबसे पहले जी एआई सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं। वो सारा कंटेंट जब हम उसमें देख लेंगे तो वो जब प्लेजरिज्म शो कर देगा कि एआई का इतना प्लेजरिज्म आ रहा है, तो उसके बाद वो चीज़ ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगी या उसके नंबर तो ऑलरेडी डिसाइड हो जाएंगे। नो मैटर व्हाट उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसकी कोई अहमियत नहीं। ये टीचर्स का पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव है, वो ये कहते हैं कि अगर तो एआई आ गई है, चैट जीपीटी, अब इतनी तरक्की हो रही है, दुनिया आगे चल पड़ी है, लेकिन हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही कि हम एक्सेप्ट करें कि अगर ठीक है कोई चीज़ देखकर लिखी हुई है तो वो आपकी सहूलत के लिए लिखी हुई है ना, उसको फिर बनाया ही क्यों क्या है? अग्रीड, फिर बनाया क्योंकि अच्छा क्योंकि ज़ाहिर देखिए वो जो चैट जीपीटी है या डिफरेंट और जो इसमें ऑप्शंस होती हैं या साइट्स होती हैं या अपॉर्चुनिटीज जिसको हम अवेल कर रहे होते हैं, उसमें ज़ाहिर कमांड तो आप दे रहे हैं। एग्जैक्टली बता तो आप रहे हैं, इट्स यू बिहाइंड दैट, जिसने बताना कि अच्छा ये चीज़ है, इसको ड्राफ्ट कर दें, यस ड्राफ्ट दिस कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर वे। तो ये तो आपकी कमांड होती है। वो कहते हैं कि इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। तो आप बिल्कुल इट्स लाइक दिस। और शुएब, ऑब्वियसली अगर आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप के लिए, आप अप्लाई कर, हम दोनों ने एक्चुअली सबीन ये बात नहीं बतानी थी अब छेड़ दिया सबीन ने, तो बता देते हैं फिर। हम दोनों ने चले मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये कि एक एक्सचेंज प्रोग्राम था, वहाँ पे मैंने सबीन दोनों ने अप्लाई किया। अच्छा, बहुत मेहनत करके हमने अप्लाई किया, मेहनत से बना दिया है कि ठीक है ना, लिखा उसको, लेकिन एंड पे ड्राफ्ट को बेहतर करने के लिए हमने चैट जीपीटी और डिफरेंट और नहीं, मैंने खुद लिखा था सभी। झूठ। हमने एआई को कमांड दी, चैट जीपीटी को हमने कहा कि हमारा क्वेश्चन है उसको कर दे। लेकिन देखें, कमांड जो थी ना वो हमारी अपनी थी। बहुत मेहरबानी आपने कमांड दी। अगर मिशन स्टेटमेंट थी तो वो मिशन स्टेटमेंट मेरे दिमाग से ही आनी थी ना, वो और कैसे आ सकती थी? तो मैंने कमांड दी कि मिशन स्टेटमेंट जो है वो लिख कर दे दे, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में वो मैंने सब कुछ खुद बताया। क्या था वो मेरी ही तो कहानी थी, मेरी कहानी थी, और वो उसने उसको ड्राफ्ट किया, एआई ने उसको ड्राफ्ट किया, और मैंने उसको मजीद जो है वो अच्छे से उसको अच्छा कर दिया और फिर जो है उसको सबमिट करवा दिया। इसमें एक चीज और भी ऐड करें ना, हमने उसको ये भी कहा कि राइट दिस इन ह्यूमनाइज्ड वे, इन अ मोर ह्यूमनाइज्ड वे। एग्जैक्टली। और फिर हुआ ये कि 3 दिन पहले जो है वो हमें रिजेक्शन की ईमेल आ गई, जिसकी वजह जो थी वो एआई प्लेजरिज्म थी। उन्होंने फौरन चेक। आई एम सो सरप्राइज्ड कि देखें ये मैं सही बता रही हूँ कि ये टूल्स बनाए क्यों गए, ये आपकी सहूलत के लिए बनाए गए हैं। तो अगर हमने वो सहूलत हासिल करने की कोशिश की तो इसमें ऐसी क्या बात? अच्छा, ये कहानी शेयर करने का मकसद ये था, मैं 3 दिन पहले देख चुकी थी, सोग मना चुकी थी, ख़त्म हो गई थी बात। शुएब ने एक्चुअली कल रात को देखी है और मैंने इनसे उससे पहले शेयर नहीं की थी। मैंने कहा कहीं डिस्करेज ना हो जाए, हो सकता है इनका हो जाए, मैं इनको बता दूँ, नहीं हुआ तो इंसान ऐसे ही स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन ईमेल साथ ही आ गई थी, रिजेक्शन वालों को वो सेंड टू ऑल कर देना कुछ वैसा मामला था। एनी हाउ, देखिए मेरा एक पर्सपेक्टिव ये, और इतने बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनका भी अपना एक पर्सपेक्टिव होगा। मुझे ये लगता है कि अगर ये एआई टूल्स आपकी सहूलत के लिए बनाए गए हैं तो इनको अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमारी सोच को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ लिखी होती है कि चैट जीपीटी से लिखी हुई, एआई से लिखी हुई कोई भी चीज़ होगी तो वो ऑलरेडी प्लेजरिज्म देख के वो रिजेक्ट हो जाएगी। एंड आई एम श्योर हमारी एप्लीकेशन जो है वो उसके रिजेक्ट होने की कॉज तो खैर यही है, कॉज क्या वो क्योंकि उन्होंने डाला होगा सीधा कि चेक करो प्लेजरिज्म पूरी लाल हो गई, प्लेजरिज्म कितना आ रहा है। एनी हाउ, कहने का मकसद ये है कि हमें दुनिया के साथ चलना है,
हमें compete करना है ग्लोबल वर्ल्ड के साथ, तो अगर हमें compete करना है तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम नई चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है? मसला वहीं आ जाता है जहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होती है। हम अपने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो एडवांस टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, तो आजकल पूरी दुनिया में देखा जाए तो एडवांस टीचिंग मेथड्स जो हैं वो AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है शुएब, अगर तो इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये मुस्बत इस्तेमाल ही, आप कमांड दे रहे हैं, आप ड्राफ्ट कर रहे हैं। आप इंटरव्यू करते ना हमारा, बजाय इसके आपने ईमेल किया कि वे रिग्रेट टू इन्फॉर्म, भैया आप ना अफसोस करें। अफसोस तो आपको होगा, इतने टैलेंटेड लोग आपने छोड़ दिए, लेकिन अब उस अफसोस का कोई फायदा नहीं है। बहरहाल अब तो जो होना था वो हो चुका है। सबीन के साथ मेरे 2 और दोस्त जिन्होंने अप्लाई किया था और चारों को रिजेक्शन ईमेल आई। मेरी बेगम ने कहा कि 4 निखट्टू थे जिन्होंने अप्लाई किया। I don't want to take the name of this scholarship because I want to apply again. I'll apply again as well. Next time I won't use ChatGPT. Anyhow ये भी होता है कि आपने डिस्करेज नहीं होना होता। जिंदगी में कभी भी आपको कभी फेलियर का सामना करना पड़ जाए, जो चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई ना कोई बेहतरी होती है आपकी, एंड देन खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ें। लोग होते हैं ना, एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं किसी जगह से एंड देयर लाइक ओहो अब तो ज़िंदगी ख़त्म, पता नहीं अप्लाई करें ना करें, क्या करना चाहिए। नो, इट शुड बी लाइक कि आपने आगे बढ़ना है। Absolutely. और अगर आप आगे बढ़ेंगे अपना गोल सेट करके, तो कभी ना कभी अगर वो चीज़ आपकी किस्मत में, आपके नसीब में लिख दी गई है, आपको मिल जाती है। एब्सोल्युटली। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि इस पे और ज़्यादा बात हो जाए, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें बात आज स्पोर्ट्स से मुताल्लिक करनी है। स्पोर्ट्स के बहुत से इवेंट्स जो कि हो रहे हैं, होने वाले हैं, वो जो हो चुके हैं, सबकी करेंगे बात डिटेल के साथ इस ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा खेलों की दुनिया की बात करते हैं। और अगर खेलों की दुनिया की बात करें तो सबसे पहले जो शोर मचा हुआ है कल से, बड़े अच्छे मीनिंग में शोर मचा हुआ है ना, गुड वे, वो है जी क्रिकेट का और PSL का फीवर। तो वो तो जाहिर है हर किसी पे सवार रहता है। सो PSL की जो 10th एडिशन की ड्राफ्टिंग तकरीब हुई है, वो छाई हुई है हर जगह पे, जहाँ पर तमाम फ्रेंचाइज के जो प्लेयर्स थे उनको मुंतखब किया गया है। और ओवरऑल देखा जाए तो जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज थी उसकी, गोल्ड, प्लैटिनम और इसके अलावा सिल्वर भी कैटेगरी, इमर्जिंग एज वेल। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसके अंदर है कि इमर्जिंग कैटेगरी भी रही है। सो दैट हम कहते हैं ना कि PSL जब होता है तो नया टैलेंट नज़र नहीं आ रहा होता, हमें वही खिलाड़ी जो है वही नज़र आ रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, हमारा जो नया टैलेंट है उसको आगे आने का मौका मिल रहा है। और तकरीब जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से जगह देखे ना, शाही किला लाहौर, वहाँ पे तकरीब हुई है। और अगर इस इवेंट की बात करें तो सभी कुछ साल पहले जब ये स्टार्ट हुई तो फरवरी में आगाज़ होता है, थोड़ा सा यूनिट आहिस्ता डिले। अब ये है कि अप्रैल मई में होनी है। सो 8 अप्रैल से 19 मई तक ये इवेंट जो है, ये मेला सजना है। और उसके लिए ज़ाहिर है पूरा एक प्रोसेस जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक खेल की बात की है। अच्छा, एक और जो मजे की बात ये है कि वो कहते हैं ना, सबसे हमेशा ये होता है कि PSL में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? हाँ, तो सबसे महंगा खिलाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर जो है। अच्छा, इनको कितने पैसे मिलेंगे? ये आई गेस कोई $3 लाख मिलने कम से कम। हाँ, $3 लाख, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक है कि $3 लाख उनको मिलेंगे। इट्स टू मच बट उनकी ज़रा इससे पहले मेहनत रही है ना। ये वाली बात है ना, देखिए वो आपकी मेहनत होती है जो आपको इस जगह पर लेके आती है। तो इट्स समथिंग रियली गुड कि ऐसा है। हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी कोई होता है, बड़ी ज्यादा खुशी हो रही है। एक वो PSL, खैर वो एक एनवायरनमेंट और वो ओवरऑल भी ऐसा। और सर हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को लेकर भी आते हैं, और जितने ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आएंगे उतना ज्यादा PSL जो है वो फले फूलेगा। और हमें ही प्रमोशन उससे एक तरह से मिल रही होती है। और हम जो हमेशा बात कर रहे होते हैं ना कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए यहाँ पर, क्रिकेट बहाल हो। अब तो खैर पुरानी बातें होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने इतने मैचेस अब यहाँ पर देख लिए हैं कि हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क है जी। और जरा उससे पहले अगर देखें चैंपियंस ट्रॉफी वो भी सजने वाली है, और उसमें भी हम देखेंगे इंटरनेशनल टीम्स का आना, प्लेयर्स का आना, एक बहुत मजे का माहौल जो है वो सजने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात एक और खेल की करते हैं, स्क्वॉश की बात करते हैं। और स्क्वॉश में पाकिस्तान जो नाम बना रहा है उसकी बात करते हैं। आज एक ऐसी फैमिली का मैं जिक्र करूंगा कि जो स्क्वॉश के मैदान में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए कि बहनें हैं और किस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स में जाती हैं और छा जाती हैं। वो चाहे फिर स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश की बात मैं करूँ, मैं US जूनियर ओपन की बात करूँ, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट मैटर बहुत से और कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे इवेंट्स
जिसमें बहनें जाती हैं, कोई गोल्ड लेकर आता है, कोई सिल्वर लेकर आता है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट मेडल्स लेकर आते हैं। मैं सिर्फ अगर लास्ट ईयर की बात करूँ, मैं 2024 की अगर बात करूँ, तो अक्यूमुलेटिव जो मेडल्स इनकी एक फैमिली ने हासिल किए हैं 21 मेडल्स माशाल्लाह। और उसमें भी आप देखें सबीन 14 गोल्ड मेडल, नहीं हम एक एक गोल्ड मेडल को तरस रहे होते हैं, हम एक गोल्ड मेडल के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जस्ट वन फैमिली जिसमें एक साल में 14 गोल्ड मेडल माशाल्लाह, तो इट्स अमेजिंग। Exactly. और इसके साथ साथ सभी अगर हम कुछ और इनके इवेंट्स की बात करें जिसमें उन्होंने मेडल्स लिए हैं, तो यूएस जूनियर ओपन और स्कॉटिश जूनियर ओपन में अंडर 13 कैटेगरी, इसकी बात मैं पहले कर लेता हूँ। इसमें महानूर अली ने लिया है गोल्ड मेडल और अब तक 20 गोल्ड मेडल्स अब मतलब उनके पास है माशाल्लाह। सिर्फ एक बहन के 20 गोल्ड मेडल्स हैं। हाँ, तो ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है। और पूरी फैमिली जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हो, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और स्पेशली जब हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही होती हैं ना शुएब, और हम जब बच्चियों के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ देखते हैं तो वो ज़्यादा खुशी होती है, बहुत खुशी हो रही होती है कि इतनी छोटी एज से हमारी बच्चियां प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, एट द सेम टाइम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करी। तो आज दोनों बहनें हमारे साथ नहीं, लेकिन पहले मैं दूसरी बहन का बताऊंगा सभी उनके बारे में। एक जो बहन हमारे साथ नहीं है उनका जिक्र हम यहाँ जरूर करेंगे, वो इस वक्त यूएस में जो कि मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान अंडर 19 नंबर 1 महविश अली आज साथ ज्वाइन तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन स्कॉश जूनियर ओपन अंडर 17 में उन्होंने कांस्य का तमगा जीता। और इसी तरह जो ऑल पाकिस्तान अंडर 15 है, नंबर 1 है जनाब इसमें सैरिश, और स्कॉश जूनियर में कांस्य का तमगा जीत चुकी हैं और आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद तो हैं। महानूर अली और सैरिश अली, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच हमें आज इनवाइट करने के लिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप लोग महानूर थी और साथ है सैरिश, और सैरिश बड़ी हैं। मैं कहा लोग कंफ्यूज भी होते हैं ना, अच्छा इसमें से महानूर कौन सी सैरिश कौन सी, क्योंकि जब भी मेरी इनसे मुलाकात है मेरा पहला सवाल होता है महानूर कौन सी वाली है। मुझे तो ये बड़ी लगती है, ये बाकी लोग भी ऐसे कहते हैं कि आप बड़ी हूँ। नहीं, वैसे भी आप बड़ी लगती है उनसे। वो अक्सर होता है घर के अंदर ना, छोटा बड़ा लग रहा होता है, बड़ा छोटा लग रहा होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वैसे ऑफेंड नहीं होती अक्सर जब ये ऑफेंड होती है? मुझे तो कुछ नहीं आता। वो कहती है मुझे बड़ा कह लो, कोई मसला नहीं, मैं हूँ बड़ी, इट्स फाइन, इट्स ओके। सैरिश, आप सुनाए कैसी जिंदगी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही है। और जैसे कि आपने कहा कि हम लोग सबसे पहले जिससे भी मिलता है उनसे पूछते हैं कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। अच्छा, खुद भी सवाल कर लेते हैं कि हम में से बड़ा कौन आपको लग रहा है। अच्छा, ये हमारे साथ भी होता है। मैं भी अपने भाई के साथ कहीं जाऊँ तो मैं पूछता हूँ, अच्छा बताएं हम में से बड़ा कौन लग रहा है, तो ये हो जाता है। वो लग पाता है वो मुझसे बहुत बड़ा लगता है, हालांकि वो सिर्फ 1 साल बड़ा है मुझसे। हाँ, लेकिन सेम, ये भी मुझसे 1 ही साल बड़ी है। छोटे ही लग रहे होते हैं। मैं हुई बहुत छोटा। है नहीं, लेकिन चलें, लेकिन आप हैं भी। अच्छा, तो मनूर थोड़ा सा आपसे स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह मेडल्स ही मेडल्स में देख रहा था, और जो अभी यूएस जूनियर ओपन और स्कॉटिश जूनियर ओपन माशाल्लाह इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल। वैसे इन दोनों कॉम्पिटिशन्स में या दोनों इवेंट्स में आप ऊपर किसको रखती हैं? आई एम श्योर कि हर एक जो इवेंट होता है उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है, तो आपकी नज़र में इसमें ज़्यादा टफ कौन सा था? यूएस जूनियर ओपन था, क्योंकि वो प्लैटिनम इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि और वो यूएस में भी था ऑब्वियसली। सो ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग आए थे, एशियंस, यूरोपियंस, और मैं कहूँगी बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे, टॉप के प्लेयर्स आए थे, और इजिप्शियंस भी आए थे जो आजकल जो है तो वर्ल्ड टॉप 10 में चल रहे हैं। तो उनसे मैं खेली, फिर जीती। मेरा फाइनल भी इजिप्शियन से था, वो बहुत अच्छा खेलती थी और बहुत मतलब आपके हाइट में भी और वेट में भी मुझसे अच्छी थी। लेकिन मैं कहूँगी कि मैं जो है तो गेम टेक्निक से और उससे मैंने बहुत अच्छे से मैच में जीती। क्लोज फाइट गई हमारी, हम लोग जो है तो 9-8 तक 10 ऑल तक गई। सो मैं कहूँगी कि मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया मैच निकालना, मैच जीतना, तो मैं बहुत खुश हूँ उस पर माशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने आप को क्रेडिट देना सीख गए सारे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमसे जब भी कोई चीज़ पूछ रहा होता है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में फ़लानी चीज़ का क्रेडिट किसको देंगे, लोग हमेशा कह रहे होते हैं फ़लाना फ़लाना फ़लाना। उन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर होती है, लेकिन ये बात कहना कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने मेहनत की, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसकी रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। सैरिश, असाब पे काबू रखना, नर्व्स पे कंट्रोल रखना थ्रू आउट कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक प्रेशर तो जाहिर है वो होता ही है थ्रू आउट। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि हम लोग इतनी दूर पाकिस्तान से गए होते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, और फिर हमारा बाहर मुल्कों की लड़की के साथ मैच आता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन उस पर जो प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है वही जीतता है, कॉन्फिडेंस पे ही जीता है बंदा। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब इतने इवेंट्स में जाना, पार्टिसिपेट करना, जीतना और मेडल्स ही मेडल्स माशाल्लाह लेकर आना, तो क्या ऐसे होते हैं जब वापस आते हैं तो जिस तरह हम अक्सर कुछ खेलों की बात करते हैं कि उसमें उतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती है जो जीत कर आ रहे होते हैं, तो इन योर केस क्या है? जब आप लोग वापस आते हैं इतने मेडल्स लेकर, स्पेशली गोल्ड मेडल्स लेकर,
पहले मानूर आप बताएं, फिर सैरिश आप भी बताएगा कि उसके बाद एप्रिसिएशन एंड फेडरेशन एंड उसके बाद जो इनामात की कुछ बात होती है, कोई दैट हैपेंड? मैं कहूँगी कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई कि मैं जीत के आई 2 मेडल्स, गोल्ड मेडल्स। और मैं जब हम लोग जब एयरपोर्ट पे थे, हम जब बाहर आए तो सिर्फ मेरी फैमिली और फ्रेंड्स थे, मेरे कोच थे और एक ऑफिशियल थे पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन से, और अच्छा। कोई नहीं था। सो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई, लेकिन मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अभी बहुत मेरा कैरियर है, आगे भी जाना है। अभी तो सफ़र है आपका, अभी तो शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं, आगे जाएगी। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी जिस तरह से उन्होंने कहा कि फेडरेशन थी, कोच थे, वो सब लोग तो अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या शुएब होता है कि आपकी आवाम भी आगे हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे जब कोई क्रिकेट का इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत के आता है तो उसके बाद आप एयरपोर्ट का हाल देखा करें क्या होता है। हमारी बच्चियाँ, हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे भी कितना अच्छा स्क्वॉश के, इसमें भी हमजा हैं और ऐसे बहुत सारे और भी नाम हमारे सामने हैं। अब वो जब जीत के आ रहे होते हैं, या किसी भी खेल की हम बात करें, तो वो पजराई पता नहीं लोगों की तरफ से क्यों नहीं मिल पा रही। अच्छा, मैं इसमें एक बात बल्कि पहले सही से सवाल भी कर लूँ मैं, कि मैंने सुना कि कुछ इनामात तो दिए गए थे, बट जो बॉयज़ खेल कर आए थे उनको, क्या ऐसा है? मैं इस सवाल में इसलिए भी रखा है और डेलिबरेटली रखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि अच्छा लड़के खेल कर आ रहे हैं तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, और लड़कियां जो कि ज़्यादा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट से गुजरती हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, आई एम श्योर, लेकिन उनको उस तरह से इनाम नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, बॉयज़ और गर्ल्स को ये लोग सेम अटेंशन नहीं देते। गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मतलब नज़रअंदाज किया हुआ है, और बॉयज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी हुई है, क्योंकि इन लोगों ने सेम प्लैटिनियम इवेंट दोनों ने जीता है और सेम कैटेगरी में जीता है। तो उसके लिए इतनी सेलिब्रेशन और सब कुछ, सोहेल अदनान भी जीता है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मानूर भी तो जीती है। आप लोगों ने मानूर को क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखें वो जीता है, हम उसकी जीत में खुश हैं, हम उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर इस सेम कैटेगरी में एक लड़की जीत कर आई है तो व्हाई नॉट टू अप्रिशिएट हर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उससे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए, ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाए और हर लेवल पर किया जाए, ताकि वो और ज़्यादा आगे बढ़ सके। अदरवाइज तो फिर आप तो ठीक है होपफुल है, बट मैं अगर अपने आप को आपकी जगह रखूं तो मैं शायद थोड़ा ज़्यादा आप डिस्करेज हो जाते हैं। आप लोग भी यकीनन होते होंगे जब डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती होगी, बिकॉज बच्चियों को, ख़वातीन को हम देखते हैं जब भी किसी फील्ड में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ अभी तक ये चीज़ है अनफॉर्चुनेटली कि ये खेल लड़कियों का है, ये खेल लड़कों का है। और फिर अगर लड़के, आप अपनी क्रिकेट टीम की बात कर लें, मैं कहूँगी अगर ख़वातीन जो है वो इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत के आती है हमारी विमेंस टीम, तो वो एप्रिसिएशन नहीं है जो कि मेंस टीम को मिल रही होती है। तो ये वाकई ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से हम देख रहे होते हैं कि जो मकबूल खेल हैं, हम उनमें अगर इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे तो बाकी खेलों की क्या हाल होगा। ऑब्वियसली आवाम को भी आगे बढ़ना है इसमें। आप लोगों को, आप लोग सोशल मीडिया पे जो फजूल ट्रेंड शुरू कर देते हैं, आई एम सॉरी टू से, ऐसे ऐसे लोगों को आप लोगों ने फेमस किया है कि कोई जानता ही नहीं था उससे पहले। किसी की शादी पे फेमस कर दिया, किसी की फलाने पे फेमस कर दिया, और उनकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है ज़िंदगी में। जो हमारी बच्चियाँ जो इतनी आगे बढ़ रही हैं, अचीव कर रही हैं, आप उनको क्यों नहीं अप्रिशिएट करते, उनको क्यों नहीं आप ट्रेंडिंग पे लेके आते? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आगे का क्या प्लान है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है, व्हाट्सअप? नेक्स्ट टूर्नामेंट हमारा होगा ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन, जो कि मैं पिछले साल अंडर 30 में जीत चुकी हूँ, और सैरिश अली ने इसने ब्रोंज मेडल लिया था। तो इस बार जो है तो उसके लिए भी तैयारी होगी अच्छी, क्योंकि उसमें वो बहुत टफ टूर्नामेंट होता है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं उसमें भी। तो मैं कहूँगी कि अब उसके लिए तैयारी जारी है हमारी। अभी हम लोग इस्लामाबाद में नेशनल्स खेलने आए हैं, उसमें भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। सैरिश, कभी यूएस, कभी यूके, कभी ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह भी इस्लामाबाद, फॉर दैट मैटर जहाँ जहाँ इवेंट है वहाँ आप जाना पड़ता है आपको, तो हाउ डू यू मैनेज दिस? मीन आप ट्रैवल करते रहते हैं बस? बिल्कुल ऐसा है। हम लोग जब मैच होता है, हम उससे 1 महीना पहले सारी प्लानिंग हमने की होती है। हम लोग उसके लिए रेडी होते हैं, वीज़ाज़ लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैच के लिए जाते हैं, फुल प्रेपरेशन से जाते हैं। और ऐसे हमारे रिलेटिव्स भी कहते हैं कि तुम लोग तो एक जगह पे बैठते ही नहीं हो। दैट्स ट्रू। हम लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं। लेकिन इससे आपकी पढ़ाई इफेक्ट नहीं होती? हम लोग अभी करंटली होम स्कूलिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। स्कूल वाले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि आप लोग स्कूल क्यों नहीं आ रहे, तो बस इसलिए होम स्कूलिंग चल रही है। सो इसका मतलब है पेरेंट्स पे जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, जाहिर है वो आपको लेकर भी जाना, वो चीज़ मैनेज करना, फिर उस आई मीन किसी इवेंट की स्पेसिफिक तैयारी, प्रैक्टिस, और साथ फिर होम स्कूलिंग। सो इज इट डिफिकल्ट? बिकॉज होम स्कूलिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि शायद वो वाला नॉलेज आपको नहीं मिलता, आपकी रूटीन नहीं होती बच्चे की, कुछ सोशल लाइफ उस तरह से नहीं होती है। मैं कहूँ होम स्कूलिंग बहुत अच्छी है,
क्योंकि हम दोनों क्लास में बहुत अच्छे भी ग्रेड्स लाते थे, सो हमें इतना मसला नहीं होता। सीखने में बस हमें जो मिलता है हम उसे कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करना पड़ता है, और एग्ज़ाम्स भी हमारी मम्मा लेती हैं तो फिर सही हो जाता है। फिर तो मार्जिन नहीं रहता। मेरी मम्मा टीचर रह चुकी है और मेरे पापा फार्मासिस्ट है, तो हमें इतना मसला नहीं होता। हम ऑनलाइन भी बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करते हैं, तो बस। अच्छा, ये तो वैसे वाकई आसानी वाली बात है, घर के अंदर ही उस्ताद मौजूद है, तो अब जैसे पेरेंट्स से बेहतर उस्ताद कौन ही हो सकता है। सही बात है, ये सबसे बड़ी लेकिन बात हाँ वो अपनी जो रूटीन उनकी होती है उसमें फिर ये मैनेज करना कि बच्चों को पढ़ाना भी, आई मीन इट्स टफ, ऑनेस्टली इट्स टफ, क्योंकि नॉर्मली हम क्या बात कर रहे होते हैं कि इतनी बिजी रूटीन होती है कि बच्चों को आप कहते हैं अच्छा बस फोन लेके बैठ जाओ साइड पे, तो वो अपने अपने काम में सारे लग जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ऐसे पेरेंट्स का होना भी एक ब्लेसिंग है कि वो इतने फोकस्ड है माशाल्लाह कि ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि खेलों में भी किस तरह से बच्चों को उन्होंने सपोर्ट किया, और स्पेशली लड़कियों को सपोर्ट किया कि नहीं आगे बढ़ना है, जहाँ भी जाना होता है, जिस भी इवेंट में जाना होता है, जिस भी मुल्क जाना होता है वो सपोर्ट करते हैं, उनको लेकर जाते हैं। और उनके ज़ाहिर पीछे उनकी पेरेंट्स की मेहनत है। ज़्यादा वैसे सपोर्ट फादर की तरफ से होती है या मदर की तरफ से होती है विद रिस्पेक्ट टू द स्क्वॉश थिंग? स्क्वॉश थिंग मतलब बाबा, क्योंकि हमारे साथ हर जगह ट्रैवल करते हैं, हमें कोच कराते हैं, बैकअप करते हैं, हमें हमारे हर चीज़ का ख्याल रखता है, डाइट का, और जो है तो इंजरी जब हो जाती है तब भी वो बहुत जो है तो केयर करते हैं। मुझे हुई है यूएस जूनियर, मैंने इंजरी में जीता है। Really? जी, क्या बैक हुआ पेन था? था मुझे, बहुत सीवियर था, और फिर उसमें मैंने पहला मैच तो मैं खेल ही नहीं पाई। मुझे खुद से उम्मीद नहीं थी कि मैं जीत भी पाऊंगी, मतलब एक राउंड भी जीत पाऊंगी। पहला गेम मैंने जैसे तैसे पता नहीं कैसे मैं जीत गई, और उसके बाद फिर मैंने फिजियोथेरेपी कराई, मतलब जो भी थी, और जो है तो आइसिंग जो कहते हैं वो भी कराई मैंने। तो मैंने सब ट्राई किया, तो उसके बाद फिर मुझे एक पट्टी लगा के खेलना पड़ता था। ओके। सो उसके साथ मैंने फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता गया। फाइनल तक मेरा पेन था। तो मैंने फुल स्ट्रेचिंग और वगैरह जो भी होता है तो वो करके फिर मैं फाइनल खेली थी। तो मैं यकीन नहीं कर पाई थी मैं कैसे जीती। इतनी चोटें लगी हो, इतनी तकलीफ हो, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ना है और जीतना, ये वाकई बड़ा हौसला होता है। डेडिकेशन है ना, डेडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही होती है। अच्छा, आपस में भी खेलती हैं, कंपटीशन होता है आप लोगों का, लड़ाइयाँ किसकी सबसे ज्यादा होती है? मंदिर की बातें बताएं। दरअसल हम लोग की पिछले साल कैटेगरी एक साथ थी, हम लोग एक कैटेगरी में खेलते थे, तो मेरा और मानूर का आपस में फाइनल आता था हमेशा। मलेशिया में भी फाइनल आया था, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा आपस में आया था। फाइनल में जीता कौन था? मानूर जी। मैं जीती। मानूर मुझसे सीनियर है स्क्वाश में। अच्छा, है छोटी लेकिन स्क्वाश में सीनियर। आपने पहले शुरू कर दिया था खेलना? मैंने इससे पहले स्टार्ट किया था, मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 6 और 7। ओके। तो फिर इसने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा सीखा है, तो मैं इसको भी बहुत कि इसकी इतनी हिम्मत है कि थोड़े से टाइम में हमारे लेवल में आ गई। तो इसने मुझसे बहुत थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तकरीबन 2 साल 3 साल लेट। तो 2 साल 3 साल अच्छा खासा। फिर इसको डबल मेहनत करनी पड़ी थी हमारे लेवल को मैच करने के लिए, मेरे और मैविश के लेवल को। वैसे आप और मैविश के लेवल में कौन ऊपर है? मैविश ऑब्वियसली वो सीनियर है मुझसे भी। यूएस में कोई इवेंट चल रहा है वहाँ पे? मैविश के जो है तो पीएसए के जो प्रोफेशनल स्क्वॉश होते हैं वो खेल रही है, क्योंकि वो 15 से अबव ही खेल सकते हैं। आपको पीएसए जो मेंबरशिप करानी पड़ती है, तो हम अभी नहीं खेल सकते। और क्योंकि मेरा मेन टारगेट पीएसए ही है, वो वर्ल्ड रैंकिंग होती है, उसमें आप टॉप 10 में आते हो। तो मेरा मेन टारगेट जूनियर नहीं है, मेरा सीनियर है। मैं इंशाल्लाह उतनी ही मेहनत कर रही हूँ उसके लिए। अच्छा, और सैरिश जो लास्ट ईयर की मैं बात इससे पहले कर रहा था कि एक ही फैमिली के पास ये एजाज़ होना कि 20-21 मेडल्स, इसमें 14 गोल्ड मेडल, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो पाकिस्तान के टॉप एथलीट्स हैं उसमें भी आप लोगों का नाम आया था। बिल्कुल, महानूर का आया था नाम। महानूर का हम तीनों का आया था। तीनों का आया जी, था? तीनों का। अच्छा, पाकिस्तान के टॉप एथलीट्स में, आई मीन इट्स एन अचीवमेंट कि पाकिस्तान के टॉप एथलीट्स में इस तरह बहनों का नाम आना और एक ही घर में इतने ज़्यादा मेडल्स होना। तो वैसे ये भी होता है घर में कोई आए तो दिखाए, पूछे आपसे वो जरा मेडल तो दिखाना अपने, इतने सारे जो मेडल हैं। बिल्कुल ऐसा ही, जो भी आते हैं कहते हैं अब क्या जीत के आई हो। तो मतलब हमने अपना एक अलग सा कबर्ड है, इसमें सारी हमारी ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं, डिस्प्ले किए हुए। और सबसे ज़्यादा मेडल तीनों बहनों में किसके पास हैं? मैविश के पास हैं। ओके, चलें, कोई बात जो आप एंड पे कहना चाहती हूँ सैरिश? मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जैसे बॉयज़ को सपोर्ट करते हैं वैसे गर्ल्स को भी सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं टाइटल्स लेने के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ये जो कर रहे हैं, तो ज़्यादा सपोर्ट आपने भी करनी है। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड एट द एंड? और मैं कहूँगी फर्स्ट थैंक्स टू हमारे स्पॉन्सर जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट्स के लिए, बार्ट फाउंडेशन। और फिर मैं कहूँगी कि जिन प्लेयर को सपोर्ट नहीं मिल रही, आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत टैलेंट है। तो मैं कहूँगी क्रिकेट के अलावा भी आप
जितने भी खेल देखे सब में पाकिस्तान आगे जा रहा है, लेकिन आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, सपोर्ट की बहुत आगे कमी बढ़ सके, उनके लिए उनका सफर थोड़ा आसान हो सके। महानूर एंड सरिश बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, एंड वर्चुअली महविश का भी शुक्रिया कि उनको उस गुफ्तगू में उनका भी जिक्र है। एंड गुड लक, गुड लक यस टू ऑल ऑफ यू, जिनके बाद कुछ इवेंट्स चल रहे हैं, कुछ इवेंट्स बाकी भी, आप लोग भी नेशनल्स खेलने इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं वेलकम, और बात करते हैं खूबसूरत पाकिस्तान की। तो हर कोना इसका बहुत प्यारा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉर्थ टू साउथ। अगर पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएं तो वहाँ की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। कहीं के पहाड़, यानी कहीं की आबशारें, कहीं की वादियाँ, कहीं का सहरा, कहीं का दरिया, कहीं का समंदर, और कहीं पर तो सिर्फ और सिर्फ कल्चर वो इतना अट्रैक्ट आपको कर रहा होता है। लेकिन जब हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात कर रहे होते हैं तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा हमने बल्कि शेयर भी किया था इससे मुताबिक, जो CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है, टॉप 25 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इसमें पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी है माशाल्लाह, कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि किसी ऐसी जगह को एक्नॉलेज किया जाए ताकि वहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो फरोग पाए। अच्छा, वो बड़ी खूबसूरती से भी उसको बताया गया, थोड़ा सा जो हमारे पास उनके वर्ड्स एज इट इज लिखे हुए हैं, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने कहा। अच्छा, जो रिपोर्ट है ना उसके मुताबिक है कि गिलगित बल्तिस्तान में हिमालय के पहाड़ों की सैर सेंट्रल पार्क में घूमने जैसी है, और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों को देखकर लेमन केक का गुमान होता है। सो वो एक फीलिंग बताई गई है ना कि हर किसी के एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, तो वो इतनी खूबसूरती से जो है वो उसको एक्सप्रेस किया गया। अच्छा, वैसे में शोएब अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी जो टूरिस्ट कंपनीज़ हैं, हमारी जो ट्रेवल एजेंसीज़ हैं, एंड स्पेशली जो एक्सपीडिशंस लेकर जाते हैं, जो फॉरेनर्स को लेकर आते हैं एंड देन यू नो प्रमोट करने का काम करते हैं टूरिज्म को, उनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी में ये तमाम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिकॉज जो हम अक्सर जिक्र करते हैं जी, हमारे पोर्टर्स जा रहे होते हैं, अगर बेस कैंप तक जाना है K2K, या यू नो किसी भी जगह पर अगर कोई सबमिट करने जा रहा है, कुछ भी कोई भी पीक अगर सबमिट करने जा रहे हैं तो वो साथ साथ जा रहे होते हैं, एंड इट्स अ बिग डील कि आप जा रहे होते हैं एंड देन आप सोशल मीडिया पे भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और जो बात अपने टूरिस्ट कंपनी से की सबीन, तो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट कंपनीज हैं वो तो इस इलाके को लिटिल तिब्बत का नाम भी देती हैं। तो आज हमें गिलगित बल्तिस्तान पे मजीद बात करने कि जो टूरिज्म का पोटेंशियल है गिलगित बल्तिस्तान का, हम उससे मजीद कैसे टैप कर सकते हैं, मजीद कितना उस पर काम हो रहा है, और इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है। स्पेशली अगर मैं इस विंटर की बात करूँ तो ये जब बर्फ़बारी कम होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है वहाँ की सयाहत पर, चूँकि विंटर टूरिज्म पर भी कई सालों से अब हम देखने की बात होना शुरू हो चुकी है। हमें ज्वाइन किया यास शिकरी साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं टूरिज़म को। यास साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ये जो एक फहरिस्त में नाम आ जाना गिलगित बल्तिस्तान इन टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, आपकी नज़र में ये कैसा है? देखें, जहाँ तक ये तो एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि हमारे मुल्क का जो नाम है, और ये नाम आज नहीं आना चाहिए था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये पहाड़, ये सहरा, ये झीलें आज से नहीं है, सदियों से हमारी है, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से ये जो चीज़ें हैं गिलगित बल्तिस्तान हाईलाइट ज़्यादा वो हाईलाइट हो रही हैं। लोगों को पता लगा कि यार गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं जो मतलब बेस्ट, आप जिनको टॉप 10 में कह लें, टॉप 9 में जो हमारा आया है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अभी अनएक्सप्लोर एरिया पड़े हुए हैं। अच्छा। और हमने जब, क्योंकि मेरा टूरिज़्म से हम था 34 इयर्स वर्किंग एज ए टूरिज़्म, तो हमने कहा कि हम आस्ता आहिस्ता चीज़ों को ओपन करेंगे। बहुत सारे जो पहले हमारा जो टूरिज़्म का फ्लो था वो एडवेंचर टूरिज़्म के ऊपर था, जो मोस्टली दे कमिंग इन द क्लाइंबिंग, इन द माउंटेनिंग, द K2 एंड ब्रॉड पीक, और उसके लिए। लेकिन उसके बाद 9/11 के बाद जो है सिनेरियो चेंज हो गया। उसके बाद डोमेस्टिक टूरिस्ट का भी बड़ा फ़्लो बढ़ गया। जब डोमेस्टिक का फ़्लो बढ़ा तो हमारी स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान एक नई मार्केट लोगों को देखने का मौका मिला कि यार गिलगित बल्तिस्तान भी एक देखनी चाहिए। उनसा एक बहुत प्रमोट था। उसके बाद फिर बल्तिस्तान ने एक अपना बूस्ट पकड़ा, भी अरूज पे जो है बल्तिस्तान है। तो अभी कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमने कहा कि स्लोली ओपन करें। आप एकदम सारी विंडोज़ को ओपन कर देंगे, अनएक्सप्लोर एरिया को आप ओपन करेंगे
तो टूरिस्ट जो है ना वो फेडअप हो जाएगा। तो गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास इतनी वैरायटी है, तो हम कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो वैलीज हैं। नाइस स्ट्रेटजी। एग्जैक्टली। एंड देन ये अच्छी बात है कि फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हो गई हैं ओवरऑल देखा जाए तो, आपको फैसिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किए बगैर जो है वो आपको इतनी वहाँ पर हर चीज़ की फिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप वहाँ पर जा सकें। क्योंकि अक्सर पहले यही चीज़ आती थी कि फिजिबिलिटी नहीं है वहाँ पर, एक्सेसिबिलिटी नहीं है चीज़ों की, तो वो भी एक फैक्टर था। तो अब उसके ऊपर भी ज़ाहिर है बहुत सारा काम किया गया है। देखिए, जब तक कोई भी टूरिज़्म तब प्रमोट होती है एक्सेस ईजी होनी चाहिए। हमने हमेशा से ये कोशिश करते रहते थे गिलगित बल्तिस्तान में या स्कर्दू या गिलगित की तरफ आए तो उसको एक्सेस ईजी मिलनी चाहिए, कि वो अपने ईजी बाय प्लेन आए या बाय रोड आए तो उसको ईजी हो कि अपना हफ्ता 10 दिन गुजारे हो चला जाए। तो इसी में 2014 में 12 में हमने ये इंटरनेशनल टूर्स में मैं जाता रहूँगा और प्रमोशन करते रहे। तो हमने ये दुबई से हमने एक 2010 में हमने ये प्रपोज़ल डाली थी कि दुबई से स्कर्दू फ़्लाइट होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमने इसी तरह काशगढ़ से हमने कर रहे हैं कि काशगढ़ टू स्कर्दू हो जाए। और आपका जो है टर्किश एयरलाइन जो है वो इंटरनेशनल, जब क्योंकि स्कर्दू को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो मिल गया है तो ये फ़्लाइट्स अगर आ जाएंगी तो आने के बाद मज़ीद जो है टूरिस्ट जो है वो इतना फ्लो हो जाएगा और स्कर्दू के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में बैठने के लिए होटल्स कम पड़ जाएंगे जब इंटरनेशनल टूरिस्ट का इंशाल्लाह ये चीज़ भी आएगी। लेकिन वो स्कर्दू एयरपोर्ट की आपने बात अगर यहाँ पे छेड़ी है तो इतना खूबसूरत एक वो मंजर होता है, क्या वो फ्लाइट होती है और उसके बाद वो जब लैंड कर रहा होता है एंड देन जिस तरह आप पहाड़ों के दरमियान से आप लैंड करते हैं तो वो जो एडवेंचर की बात होती है वो बहुत सारे लोग डर भी जाते होंगे, लेकिन वो इतनी खूबसूरत, वो एक पूरा मंजर इतना खूबसूरत होता है ना कि आप वो कहते हैं ना एक चीज़ की शुरुआत इतनी अच्छी है तो स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट हो जाता है। कुछ तो सिर्फ ट्रैवल करते हैं बायर सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि ऐसी फ्लाइट्स भी स्टार्ट की थी PIA ने कि सिर्फ आपने देखना है जाके पीक्स को। एयर सफारी उन्होंने कराया था जिसमें अब पाकिस्तान में दुनिया की 5 पीक्स हैं अबव 8000 मीटर, दुनिया में 14 हैं, 14 में से 5 जो है वो हमारे पाकिस्तान में। जब वो फ्लाइट करते हैं तो आपको पहले नंगा पर्वत नज़र आती है, फिर वो स्कर्दू से होते हुए फिर आपके दोसाई प्लेटो पे भी वो देखते हुए फिर आप K2 ब्रॉड पे गशब्रूम 2 की तरफ से होते हुए और फिर ऊपर से बल्तरो ग्लेशियर्स का ये एक पूरा एयर सफारी का चलता था। अभी कुछ अरसे से फिर लेकिन ये अच्छी बात है कि वो स्टार्ट हुआ और ज़ाहिर है आई एम श्योर कि उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि आइंदा भी हम देखेंगे कि ऐसे और इवेंट्स होंगे, ऐसे और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जाएंगे। आपने इससे पहले जो बात की अनएक्सप्लोर्ड एरिया ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का, आपने कहा आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं। रिसेंटली मिनीमर्ग भी अब ओपन हुआ है और लोग वहाँ भी बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो चुके हैं। ऐसे कौन से नए स्पॉट्स हैं जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं, लोग वहाँ पर जा रहे हैं और नए नए आपको वीडियोस वहाँ से नज़र आती हैं? अभी देखें, अभी हमारे पास खरबंग वैली जो है ना अनएक्सप्लोर्ड पड़ी हुई थी। ओके। टूरिस्ट का जो फ्लो था उस तरफ हम वही कहा ना, हम स्टेप बाय स्टेप करें। अभी हमारा शिला एक है, डोरू है, ये अनएक्सप्लोर एरिया पड़ा हुआ है। अभी टूरिस्ट का वहाँ पे एक्सेस नहीं हमने छोड़ी, अभी हल्का फुल्का सा हमने वहाँ पे किया। फिर वहाँ से आप दोसाई के लिए भी ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, टूर्स भी जा सकते हैं। इसी तरह खरबंग वैलीज़ में बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं जो अनएक्सप्लोर हैं। उनको भी हम इस साल इंशाल्लाह ओपन कर रहे हैं हम कि टूरिस्ट आ जाए। जहाँ तक बात की जरीन ने कि स्कर्दू एयरपोर्ट्स की बात की, स्कर्दू एयरपोर्ट जो है ना वो दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट्स के अंदर उसका जो है हाईएस्ट रनवे इन द वर्ल्ड के अंदर है। जब वो लैंड करता है, जब ट्रैवल कर रहा है तो वो कराकम, हिमालय, 3 जो हमारे माउंटेन रेंज है तीनों को क्रॉस करके जब स्कर्दू में लैंड करता है, वो लैंड करता है आपके हिमालय में। तो आपके मिडल में देखें तो इंडस रिवर है, उसके साथ जो है वो कराकम के पहाड़ आप देख रहे होते, कराकम हिमालय जो अभी हिमालय के अंदर है। मोस्टली हमारे पास ज़्यादा जो एरिया है वो कराकम का एरिया भी हमारे पास बहुत है। तो कराकम के अंदर भी जो हमारे पास है जो अच्छे लवर एडवेंचर हैं उसकी अलग दुनिया है। ये होके आई हैं सरीन, तो इनको अंदाज़ा हो गया। अभी हमारे पास स्नो लेक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और हमारे पास वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स हैं, आइबेक्स हैं, ब्राउन बियर्स हैं, बहुत सारे अभी जगह जो है ना अनएक्सप्लोर की हुई हैं। तो अभी आस्ता आस्ता जो है लोग डोमेस्टिक टूरिस्ट भी जो है वो एडवेंचर टूरिज्म की तरफ आ रहे हैं। और शिखरी साहब ऐसे ऐसे परिंदे वहाँ पे आपको नज़र आते हैं, बिकॉज जो हमने बहुत ज़्यादा ना पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, अब आप देखिए क्या हालात हैं हमारे शहरों के। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जब आप जाते हैं, जिस तरह बालतोरक ग्लेशियर की अगर बात करें, ऐसे ऐसे आपको
ऐसी ऐसी स्पीशीज वहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी ना, वो बड़ी एक बात होती है, बड़ी कम होती है, लेकिन वो ऐसी एक मुनफरिद किस्म की होती है कि आपने इससे पहले उनको कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए जब हमारे पास अभी टूर्स आते हैं, हम बर्ड्स वॉचिंग के लिए लेके भी जाते हैं, तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग अब आप जाएं, और जब शहरों में तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई शायद, ये भी दामनकोक के पहाड़ों के अंदर कुछ आवाज़ें आती हैं उन परिंदों की। तो इस तरह हम बर्ड वॉचिंग फ्रॉम डोसाई प्लेटो पे भी कराते हैं, और आसपास जो एरिया हैं वहाँ पे करा रहे हैं। अभी इन्होंने बात की बलतरो की। बलतरो ग्लेशियर जो है ना, अभी ग्लेशियर्स जो क्लाइमेट चेंज होने जा रहा है और बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है, तो हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ वाटर है वो बड़े ग्लेशियर्स हैं। बलतरो हो गया, सैचिन हो गया, आपका पल्मा ग्लेशियर्स हो गया, पामीर ग्लेशियर्स हो गया। तो इन पे हम डिपेंड्स करते हैं। हमारा पूरा जो पाकिस्तान की जो अभी आपका जो ब्याशा और दयामिर डैम बन रहा है वो इसी पानी पे है। तो हमें इस पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, और बहुत तेज़ी के साथ ये ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो अगर हम उस पे अभी से नहीं सोचेंगे और उस पे हम काम नहीं करेंगे, तो कुछ अरसे के बाद 2050 का उन्होंने डेडलाइन डाली कि ये ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग जब बेस कैंप की तरफ जा रहे थे शोएब, तो एक रास्ता डिफरेंट था एंजम, क्योंकि आप उसी सेम रास्ते से वापस आ रहे होते हैं, वो एक पूरी साइंस होते हैं, एंड देन यू हैव टू फॉलो ताकि आप भटक ना जाए वहाँ पे। सो जब हम जा रहे थे तो वो एक रास्ता बड़ा डिफरेंट था, एंड देन जब हम वापस आ रहे थे तो वो रास्ता कम्प्लीटली चेंज था। नहीं, वापसी का रास्ता डिफरेंट नहीं होता? नो, उसकी वजह ये है, जब आप जाती हैं ऊपर, जब ट्रैकिंग कर रही हैं, ये जाती हैं जून में या एंड ऑफ जून में जाती हैं, तो ग्लेशियर्स अप होता है। आपने जब देखा होगा अक्सर पिक्चर्स में, जो टेंट लगा होता है वो जगह ऊपर आ जाती है और वो बाकी जगह नीचे चली जाती है। उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा होता है। एंड ये विद इन अ वीक की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज वो पूरी जर्नी कोई 14 दिन की होती है, एक हफ्ता जाने में, आपको 4-5 दिन वापस आने में। तो वो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो एक हफ्ते के अंदर इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, तो वो 2050 की बात कर रहे हैं, उसको निगलेक्ट किसी सूरत नहीं किया जा सकता, क्योंकि आई विटनेस हूँ मैं इस चीज़ की कि एक हफ्ते के अंदर इतना चेंज होता है कि यू कांट इवन इमेजिन कि आप एक हफ्ता पहले, 4 दिन पहले आप इस जगह से गुजरे थे, एंड देन इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड, कि आपको वो पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, एंड देन आपको पूरा वो चेंज होते हुए आप नेचर को देख रहे हो। आई थिंक सबीन, आपने जितने इसको एक्सप्लेन किया और जितना आपने इसको फील किया, जो नहीं जाता वो ज़रा उसको उस तरह से फील नहीं कर पाता, और इसकी तो अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। और अभी भी जो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से ही जो स्नोफॉल इस दफ़ा उतनी नहीं हुई, उसकी वजह से कितना इफेक्ट हुआ विंटर टूरिज्म, या फॉर दैट मैटर आपको क्या लगता है कि उससे कितना इफेक्ट होगा हमारा टूरिज्म? जहाँ तक स्नोफॉल की बात है ना, पहले हमारे नवंबर में जो है वो स्टार्ट हो जाती है, मिड ऑफ नवंबर में स्नोफॉल। अभी जाके हमारी दिसंबर में जाके और कुछ स्पेल जो है वो आया। अभी तक जनवरी में कोई अच्छा स्पेल नहीं आया, लेकिन पहाड़ों पे ये है कि आपकी जो है बर्फ़ आ चुकी है। अभी टाउन्स एरिया में जो है वो कम आई है। अब देखिए, जितनी बर्फबारी कम होगी उस रीजन के लिए भी नुकसानदेह, स्पेशल गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी। वहाँ पे जितने भी आबादी है वो मोस्टली डिपेंडेंट करती है ग्लेशियर्स के वाटर्स पे, लेक्स पे डिपेंड करती है। और हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों ने, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने, दरिया हमारे सामने से गुजर रहा है, अभी तक हमने उसको से कोई बेनिफिट नहीं लिया। ना हमने उससे बिजली पैदा की, ना हमने उसको खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल किया, और ना ही हमने किसी और काम के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो जब बर्फ़ कम आती है तो बहुत सारे मसाइल्स उस वैली के अंदर आ जाते हैं, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अलावा जो खेतीबाड़ी है वो भी हो जाती है। और जहाँ तक विंटर स्पोर्ट्स की बात रही ना, तो विंटर स्पोर्ट्स में ये कि जो पानी पड़ा होता है, और कुछ हमारे इलाके ऐसे हैं जब सीज़न होता है तो वो पानी खेतों में छोड़ देते हैं, कि फिर जब विंटर आता है तो वो पानी वहाँ पे जम जाता है। फिर जब मौसम चेंज होता है तो वही पानी जो है वो खेतीबाड़ी के लिए उसी में फसल रुक जाती है उस पे वो इसके लिए। वहाँ के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया ना तरीक़ेकार। और एडवेंचर टूरिज्म तो हमारे पास अभी इतना स्टार्ट नहीं, बहुत है, इतना नहीं हुआ। विंटर्स में हमारा 2 साल पहले देखें आप, K2 को जो उन्होंने नेपालीस ने क्लाइम किया, उसमें हमारा एक हीरो जो था मोहम्मद अली सतपारा, उसमें खो गया। तो विंटर स्पोर्ट्स हमारे पास बहुत है, अभी हम उस पर काम करने की ज़रूरत है। इस साल अभी जनवरी में हमारे पास उधर स्कीन हॉकी, आइस हॉकी हो रही है। इस तरह के बहुत सारे इवेंट कर सकते हैं आप। रॉक क्लाइंबिंग का करा सकते हैं, फिर आइस क्लाइंबिंग जो है, जो वाटरफॉल्स आ रही हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, तो उस पे भी हम जो है उस पे आइस क्लाइंबिंग, तो बहुत सा पोटेंशियल है हमारे पास, हम आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और यूटिलाइज भी कर रहे हैं। यार सब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। हम गिलगित बल्तिस्तान के पोटेंशियल पर थोड़ी सी बात ही कर पाए, हालांकि
बहुत सारे डिस्कशन पे हो सकती है। अगर हम एक एक उसकी छोटी छोटी वादियों का भी जिक्र करना शुरू करें, एक एक झील का भी जिक्र करना शुरू करें, तो यकीन जाने के वक्त बड़ा मुख्तसर लगता है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ये तो हमने सुन रखा था कि मौसम का आपके मिजाज पर असर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौसम का आपके दिल पर भी असर होता है, दिल की सेहत पर भी असर होता है। तो मौसम सरमा की जब हम बात करें तो उसका आपके दिल पर क्या इम्पैक्ट होता है, आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। स्पेशली वो लोग जिनको कोई दिल का आर्जा है, कोई पेचीदगी है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इस वेदर के हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें अपने लाइफस्टाइल में। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन की डॉक्टर वजिया वकार साहिबा हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। कि वाकई ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में दिल के मरीज़ों की रूटीन डिफरेंट होती है या होनी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा होता है। जो वेदर है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे। ख़ास तौर पे जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जिनको कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको स्पेशली समर और विंटर, ये दो सीजन्स हैं जिनके अंदर उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। अभी बात करें हम विंटर्स की, जैसे तो विंटर्स में कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि हमारी जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाती है विंटर्स के अंदर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कम फ्लूइड्स लेते हैं अनइंटेंशनली ही, लेकिन उसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड विस्कोसिटी, जिसको हम कहते हैं कि खून हमारा थिक हो जाता है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो खून की हमारी शरियानें हैं जो तंग होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी वजह से दिल का आर्जा होने का ख़तरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर यह है कि जो विंटर्स होते हैं उसके अंदर आपको पता है कि लो ह्यूमिडिटी होती है। लो ह्यूमिडिटी की वजह से जो आपका टेम्परेचर लो होता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हैं। फिर इसके अलावा ये है कि हमारे जो रिड्यूस सनलाइट है, विटामिन डी का हमारा बहुत कम इनटेक होता है, ख़ास तौर पे जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो लोग इंगेज्ड होते हैं, इवन प्रोफेशनल्स भी। तो रिड्यूस्ड विटामिन डी इनटेक जो है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत कम लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है कि वो बड़ा इफ़ेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के होने में। विटामिन डी की कमी आगे जाके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का होने का सबसे बड़ा जो है ना वो एक इंडिकेटर है। अच्छा, और ये लोगों को वाकई अवेयरनेस नहीं है? जी नहीं, उसमें यह है कि अभी ये बिल्कुल एक लेटेस्ट रिसर्च है, पाकिस्तान में लेटेस्ट है, वैसे तो इंटरनेशनली तो इट्स बिन डेकेड्स के ये चल रहा है। तो रिड्यूस्ड विटामिन डी इनटेक एंड सनलाइट का लेस एक्सपोजर जो है ना, दैट इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब क्या किया जाए अब, क्योंकि ऐसे लोग भी ज़ाहिर है हम देख रहे होते हैं कि हार्ट की जो शिकायत होती हैं, बीमारियां अगर देखा है वो सर्दियों में वाकई ज़्यादा कंप्लेन भी ज़्यादा आ रही होती है, चाहे पहले लोगों को है या नहीं है। ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ वो बहुत ज़्यादा हम देख रहे होते हैं सर्दियों में। क्या एहतियात है जो कि करनी चाहिए? वो पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनको कोई इशू नहीं है इससे पहले, और उनको सर्दियों में स्टार्ट खुदा ना ख्वास्ता हो सकता है। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका थोड़ा आंसर हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सर्दियों में मैंने जैसे आपको बताया कि क्या चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है। सबसे पहले एक जनरल प्रिवेंशन है जो कि आपको करनी है। आप अपना पानी का इंटेक अगर गर्मियों में 2 लीटर करते हैं तो सर्दियों में आपने 4 लीटर करना है। रियली डबल करना है? जी, असल में बात यह है कि हम बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। हमारा जो विज़न है ना वो नहीं है, तो वो बेसिकली डॉक्टर्स को भी चाहिए, डॉक्टर्स के एंड पे भी चाहिए और फिर मीडिया के एंड पे भी चाहिए कि ये अवेयरनेस हो कि वाटर इनटेक सर्दियों में समर्स के बजाय डबल करें। नहीं, वो गर्मियों में तो हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम कहते हैं पसीना आ रहा है तो आप पानी ज़्यादा पिए, तो सर्दियों में ये कह रहे होते हैं कि पसीना नहीं आ रहा तो इतना पानी की ज़रूरत और एग्जैक्टली वही ऑपोजिट चीज़ है। होता यह है कि सर्दियों में मैंने जैसे बताया कि आपकी जो एयर है वो लेस ह्यूमिड होती है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का वाटर इनटेक है वो बाहर की तरफ पर्सपिरेशन होती है। अच्छा। आपके इंटरनल फ्लूइड लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बट यू नेवर नो इट। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो आप खुद अपना प्लेंटी ऑफ वाटर लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करें। दूसरा, आप अपना यूरिन आउटपुट मॉनिटर रखें। अगर आपका बहुत डार्क कलर यूरिन आ रहा है तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपका डिहाइड्रेशन हो रही है। इसके अलावा आप वाटरी ड्रिंक्स लें,
हेल्दी ड्रिंक्स लें, इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक्स लें, जैसे टैंग है, ORS है। और आप ये भी कर सकते हैं कि जितना हाई कंटेंट वाटर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये आप जनरल प्रिवेंशन है। और बाकी जैसे आपका क्वेश्चन था कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं उनके ऊपर हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें हमारी प्रिवेंशन जो है वो हमारी 2 टाइप्स की है। सबसे पहले हमारी आती है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन उन लोगों की होती है जिनको दिल का मसला अभी डेवलप नहीं होता और उनको रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ओवरवेट या ओबेसिटी है। इसके अलावा कुछ हेल्थ बिहेवियर्स हैं, जैसे कि रिड्यूस स्लीप, नींद का कम आना, ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत ज़्यादा जहनी पेचीदगियाँ लोगों को होती हैं, अभी वो एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उसका मतलब ये है कि आप फिज़िकल एक्टिव नहीं हैं, वॉक नहीं करते, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने अंदर एक अलग अलग चैप्टर्स हैं, जस्ट आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ। उसके बाद फिर टोबैको एक्सपोजर, नॉट ओनली टोबैको, एनी सब्सटेंस अब्यूज़, ठीक है, जैसे कि निकोटीन है, टोबैको है, हमारे यहाँ सिगरेट की फॉर्म्स में होता है, ई सिगरेट्स की फॉर्म में होता है, वेप की फॉर्म में, वेलो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन में ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इसमें काउंट करते हैं। अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपको भी होगी। और उसमें ये होता है कि अगर आप फैमिली को आप डायग्नोस कैसे करना है कि आपकी फैमिली हार्ट प्रॉब्लम है। अगर फैमिली में कोई 70 या 80 ईयर्स की एज में किसी को दिल का मसला होता है तो वो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है। अगर मेल्स के अंदर 55 से कम एज में हो और फीमेल्स में 65, मेल में ज़रा 10 साल कम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेल्स के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी कार्डियक हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो मेल इमरजेंसी है ना, यही सवाल यही करना चाह रही थी कि हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि शायद जो आपने इससे पहले डिप्रेशन की भी बात की, स्ट्रेस की भी बात की, जो मर्द है हमारी सोसाइटी में ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं होते। प्रेशर भी होता है, फाइनेंशियल बर्डन्स भी हो सकते हैं, फैमिली प्रेशर, बिकॉज आप लीड कर रहे हैं जब फैमिली को, तो वो सारे प्रेशर्स खुद ही डील कर रहे होते हैं, किसी से शेयर भी नहीं कर रहे होते। सो क्या ये भी एक रीज़न है कि मर्दों में जो है वो दिल का अर्जा ये ज़्यादा उसमें वो मुब्तला होते हैं? जी बिल्कुल, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। अच्छा, ये जो आता है ये मेंटल हेल्थ के अंडर कंपस आता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंदर। सबसे ज़्यादा हिडन और सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड एक चीज़ है जिसको एड्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि नज़र नहीं आती। मेल्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के होने के अंदर ना प्रीडिस्पोज करता है। नंबर 2, जैसे आपने बात की कि पर्सनैलिटी इश्यूज़, क्योंकि मेल एक प्रीडोमिनेंट फिगर है हमारी सोसाइटी का, वो वाकई स्ट्रेस जो है हिडन रखते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट बन जाता है कि अपनी एक तो क्विक एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं करते हैं, जल्दी नहीं जाते डॉक्टर्स के पास, ठीक है, छुपा के रखते हैं अपनी बीमारी अपनी फैमिली के साथ। और फिर जब तक कि एक तो एग्रेसिव डिजीज़ है, मेल्स के अंदर ये डिजीज़ बहुत एग्रेसिव है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई लेवल्स ऑफ दैट हार्मोन। यस, मोस्ट प्रॉब्ली जो मेजॉरिटी में ये देखा गया है कि एक मेल्स के अंदर जो हार्मोन्स है उसकी वजह से। नंबर 2 ये कि फ़ीमेल्स इसलिए बच जाती हैं क्योंकि फ़ीमेल्स की जो मंथली साइकिल होती है और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो उनको बचाता है। बाय द टाइम द फीमेल्स गेट टू देयर 50s, उसके बाद उनके अंदर और मेल्स के अंदर ये बिल्कुल परसेंटेज इक्वल हो जाती है। लेकिन मेल्स के अंदर ये है कि क्योंकि उस हार्मोन का थोड़ा सा कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर इफेक्ट है तो वो फिर उनको ज़्यादा। अब ऐसे में एहतियाती तदाबीर की जब हम बात करें तो आपकी नज़र में किस एज में एक दफ़ा चेक करवा लेना चाहिए, अपने दिल की हेल्थ को चेक करवा लेना चाहिए? जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। तो इसका आंसर देखिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अवेयरनेस के अंदर आता है, और जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है हार्ट डिजीज़ होने से पहले आप उसको बचा लें। देखें, अगर फैमिली हिस्ट्री की मैंने आपसे बात की थी, अगर आपके ख़ानदान में किसी मर्द को 50 साल से पहले और किसी खातून को 60 साल से पहले हार्ट का मसला हो रहा है, तो उस फैमिली के जितने भी यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो आफ्टर द एज ऑफ 30-35 अपना एनुअल चेकअप्स कराएं। उन एनुअल चेकअप्स के अंदर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल फास्टिंग में, आपकी ब्लड शुगर, ठीक है, और आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस
ये 3-4 लैब्स आपकी मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक एको लाजमी होना चाहिए, दिल का अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये कुछ बेसलाइन टेस्ट हैं जो कि यंग पेशेंट्स जिनकी फैमिली के अंदर हार्ट डिजीज़ रन कर रही है वो होनी चाहिए। तो ज़्यादातर ईसीजी पे इत्तेफाक हो जाता वो भी है तब जब कोई दर्द तरह से, वो भी कोई मसला हो, हार्ट बीट तेज़ हो रही है तो ईसीजी। हमारे यहाँ क्योंकि रुझान नहीं है ना, हाँ जी, जी, हेल्थ स्क्रीनिंग का तो बिल्कुल रुझान ऐसे ही है, बिल्कुल। हेल्थ स्क्रीनिंग के अलावा मैम ऐसा है कि जब ईसीजी करवाते हैं ना तो लोकल डॉक्टर्स के पास लोग चले जाते हैं। तो आई वुड रियली एडवाइज़ कि काइंडली आप ईसीजी कार्डियोलॉजिस्ट से ही अपना इवेलुएट कराएं, ओके, ये बड़ा या कोई important है। मेडिकल स्पेशलिस्ट से करवाइए जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी माइन्यूट चेंजेस होती हैं जो ईसीजी के अंदर आ जाती हैं बिफोर डेवलपिंग द हार्ट डिजीज़। और वो ज़रा कार्डियोलॉजिस्ट इसको रीड कर पाएगा जी। ज़रा उसकी स्पेशलिटी है। अगर ओवरलुक हो जाए तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता अब बजाय इसके कि उस बड़े नुकसान की तरफ आप जाएं, बेहतर ये है कि आप स्क्रीनिंग करवा लें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इस अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। तो अपने दिल की सेहत को का ख्याल आपने खुद रखना है, हाँ आपके आसपास के लोगों ने भी रखना है। दैट स्ट्रेस के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ, अदरवाइज स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्टर साहब ने बता दी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्क्रीनिंग है। अदरवाइज भी 30, 35, 40 इस एज के बाद करवा लेनी चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता कोई इशू है तो पहले से वो पकड़ लिया जाए और उस पर काम हो जाए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गर्ल्स एजुकेशन, इसकी बात करते हैं। इसी की मुनासबत से 2 रोज़ा इवेंट हुआ था मुस्लिम वर्ल्ड लीग और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोलैबोरेशन से, और इसमें मलाला यूसुफजई भी आई थी। उसमें 23 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन भी आए थे, माहिर तालीम भी आए थे। एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें लड़कियों की तालीम, उनके चैलेंजेस स्पेशली मुस्लिम माशरों में, तो इस पर इसलिए भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि ज़रा जब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं तो अभी भी हम ये देखते हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में ज़्यादा जो बड़ी तादाद है वो बच्चियों की है। बच्चियों की है, एग्जैक्टली। और हम उन पर शायद अब बहुत हद तक काम हो भी रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जितना आप सेंसिटाइज करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं क्या कि मिलकर पॉलिसी बनाई जाए एंड देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली ये होता है जब आपने मुस्लिम ममालिक की बात की ना, तो आप एक दूसरे से सीख रहा होता है, आपकी दूसरे मुल्क की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आप उनको ऑप्ट कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब एक जगह पर बैठे एंड देन बच्चियों की तालीम के ऊपर बात की जाए कि किस तरह से वे फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो आज हम ओवरऑल इस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक भी एट द सेम टाइम बच्चियों की तालीम, उससे मुतल्लिक किस तरह की काम हो रहा है, क्या होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के, हमारे माशरे की तरक्की के लिए, इसको हम हाईलाइट करने की आज कोशिश करेंगे। अपने सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर भी हैं। राबिया अरमगान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। इवेंट जो हुआ राबिया साहब, आपने ऑनलाइन भी अटेंड किया, उसको आप थोड़ा सा बताएंगे इस इवेंट की सिग्निफिकेंस क्या थी? क्योंकि ज़ाहिर है जब हम इस इवेंट की बात कर रहे हैं और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है गर्ल्स एजुकेशन, हाउ डू यू सी दिस? जी अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इसलिए क्योंकि हमने ये देखा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारे जो फ़ैसले लिए जाते हैं ना वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लिए जाते हैं, और बहुत सी ऐसी पाबंदियाँ और रिस्ट्रिक्शंस भी जो हैं वो इसी पर्सपेक्टिव में लगाई जाती हैं। तो इस तरह से इस जो कॉन्फ्रेंस की अहमियत है वो इतनी ज़्यादा है कि इसमें आप समझे कि इसको एक रीन्यू किया गया है और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि इस्लामी माशरे में लड़कियों की तालीम की क्या अहमियत है और उसको एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से दिखाया गया। और उसमें इसी वजह से तमाम जो मुस्लिम ममालिक ने भी शमूलियत इख्तियार की, तो उसमें ये कि एक्सचेंज हुआ, उनके आपस में तबादला ख्याल हुआ, और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ख़वातीन की एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन। आप देखें कि इस्लाम जो है वो तो उसने तो सबसे पहले हमें इल्म हासिल करने की तलकीन की, और जो इल्म है, तालीम है, वो आप समझे कि इल्म से ही निकला है। तो जो इल्म है वो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और इस्लाम ने कहीं पे ये नहीं कहा कि सिर्फ मर्दों के लिए है तालीम या इल्म, तो मर्दों और औरत दोनों के लिए है। तो यही इस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिकली जो मकसद था वो ये था कि एक रिवाइवल ऑफ थॉट प्रोसेस के लोगों को ये बताया जा सके कि हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की तलकीन करता है, और कोई भी माशरा जहाँ पे ख़वातीन एजुकेटेड नहीं है वो
माशरा फिर तरक्की नहीं कर सकता और वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर एक माशरे में आप लड़की को अगर तालीम देने के मौक़े फ़राहम करते हैं तो फिर वो माशरा जो है वो आगे बढ़ता है तेज़ी के साथ, और उसमें ये कि एक ख़ातून जो है वही सारे माशरे को तश्कील देती है। बेसिकली जो पहली जो दर्सगाह है वो माँ की गोद है, और अगर एक माँ ही तालीम याफ्ता नहीं तो फिर आप ये सोचेंगे सोसाइटी कहाँ जाएगी। तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो बताया गया है वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है, और इस तरह के होने चाहिए इवेंट्स बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही। अच्छा रबीआ साहब, इसमें एक तो एक मलाला का आना, उसकी भी ज़रा अपनी सिग्निफिकेंस तो है, पर एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं हमारे चैलेंजेस बाकी मुल्कों की निस्बत थोड़े डिफरेंट लगते हैं आपकी नज़र में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया, विद रिस्पेक्ट टू द यूथ बल्ज एंड एवरीथिंग? जी बिल्कुल बिल्कुल लगते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में आप देखें, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव को लेके चीज़ें की जाती हैं, और उसमें यह कि बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं या जो ऐसी फैमिलीज़ हैं अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन के बारे में, तो वहाँ पे ये कि ये इस्लाम के नाम पे कह दिया जाता है कि भाई ये लड़कियों को नहीं इजाज़त है, हालांकि ऐसी बात ही नहीं है। अब इस चीज़ को लोगों तक और माशरे तक एक मैसेज देने के लिए कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, बल्कि मुसलमान और मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है तालीम का हासिल करना, कि अगर आपने इल्म हासिल करना है तो उसके लिए आप चीन भी जाइए। तो ये देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक तो औरत की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और औरत अगर तालीम याफ्ता है तो वो एक माशरे को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चल सकती है, वो ट्रांसफॉर्म कर देती है अपनी एजुकेशन के साथ, वो जनरेशंस बदल देती है। ये बड़ी बात है जो आपने कहा ना कि जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है, एंड ऑब्वियसली अगर माँ एजुकेटेड है तो वो आपके पूरे घर को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही होती है, करती है। दूसरा ये देखें कि अगर एक लड़की तालीम याफ्ता है, अगर उसको मौके दिए गए हैं तो फिर वो अपने फैमिली को आगे कितने अच्छे तरीके से लेके चलती है। वो उसकी जो हेल्थ केयर है, जो उसकी एजुकेशन है, जो अपने बच्चों की जो हाइजीन है, वो इन सब चीज़ों के बारे में मतलब अच्छे तरीके से उनको लेके चलती है। तो अगर एक लड़की ही तालीम याफ्ता नहीं है तो फिर वो आप देखें कि उसके अंदर वो पेशेंस, वो इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारे फैक्टर्स नहीं आते हैं। एंड देन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फार्मूला सीख लिए, तालीम का मतलब सिर्फ ये है, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करती है एजुकेशन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एजुकेट करें, अपनी बच्चियों को भी एजुकेट करें। वैसे ये माइंडसेट किस हद तक अब चेंज हुआ है कि वो वाला एक माइंडसेट है ना, अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर ये है कि अच्छा अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं भी तो ये प्रेफर किया जाता है कि चलो लड़के को एजुकेट करते हैं, लड़की को नहीं करते कि लड़के ने कमा के खिलाना है, लड़की की तो शादी हो जानी है। ये जो माइंडसेट है, आप इसको किस हद तक अब आपने बदलता हुआ देखा है? बहुत हद तक बदलते हुए मैं अब देख रही हूँ, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। इसी तरह के जो अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और अभी जो ख़ास तौर पे ये भी जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि लड़की की तालीम कितनी ज़रूरी है। तालीम जो है वो आपको शऊर देती है, और शऊर अगर आपके पास है तो फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी जो है वो आप अपने फ़ैसले कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। जो अगर लड़की जो है वो अगर तालीम हासिल कर रही है तो उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो इस्लाम ने उसको जो उसके हकूक़ दिए हैं वो समझ सकती है। अब जो ख़वातीन जो इस्लाम से दूर हैं या तालीम से दूर हैं, वो अपने हकूक़, बुनियादी हकूक़ को ही नहीं समझ सकती हैं। तालीम ही सबसे पहला जो बुनियादी हक़ है, औरत का भी मर्द का भी, तो वो तो इक्वल है। और इस कॉन्फ्रेंस में यही बताने की कोशिश की गई है कि ये इक्वल राइट है जो कि इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को दिया है। जी। और इसमें जो सबीन ने बात की ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वाली, अच्छा उसमें एक और बात मैं ज़रूर आप चाहूँगा उस पर आप कमेंट भी कीजिएगा। एक मामला और भी है पाकिस्तान की सोसाइटी में, एक वीडियो दिखाएंगे किसी स्कूल कॉलेज की, वहाँ डांस हो रहा है, वो जी बच्चियों को ना भेजें। अच्छा फिर दिखाएंगे जी बच्ची पढ़ने जा रही थी, लड़के में रास्ते में किसी लड़के ने छेड़ा तो बच्ची को बिठा लो। उस लड़के को नहीं बिठा रहे घर जो तंग कर रहे हैं, उस लड़के को नहीं बिठा रहे घर जो अबाश हरकतें कर रहे हैं, उस लड़की पे आपने दरवाजे बंद कर दिए, उस लड़की को आपने घर में बिठा दिया। ये भी तो एक माइंड सेट है हमारी। आप ये देखिए कि अगर उस लड़की के साथ ऐसा कुछ होता भी है ना तो वो लड़की अपने आप को एक क्रिमिनल फील करती है, बजाय इसके कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। वो समझती है कि मेरी ही गलती थी, मेरा ही कसूर था। विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा, तो ये तो सप्रेस हो जाती हैं लड़कियां इसी तरह सोसाइटी के अंदर हमारे। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब इस कॉन्फ्रेंस का एक ये भी इसके अंदर एक अहम पॉइंट था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाए जाएँ,
फिर एक्सचेंज किए जाएँ, नेटवर्किंग ऐसी हो वहाँ। अब देखें टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है इस वक्त दुनिया में, तो वो जो प्रोग्राम एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी को यहाँ तक लाया जाए, फिर उसमें जो तालीम की क्वालिटी है उसको बेहतर किया जा सके। और तालीम की क्वालिटी बेहतर करने के लिए उसमें उन्होंने जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में ये आवाज़ उठाई गई है कि इसको किया जाए। तो अगर टीचर एक सही ट्रेन होगी तो तभी एक जो स्टूडेंट है उसको भी अच्छे तरीके से ट्रेन किया जा सकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी प्रोग्राम्स हैं। और इसमें भी चूँकि इस्लामी माशरे की बात हो रही है इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने भी रख रहा हूँ, इसमें मेंबर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें जितने हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। ठीक है, हम ये बात तो कर रहे होते हैं अक्सर कि दीन ये कहता है, ये हुकूक, ये फ़राइज़, पर एट द सेम टाइम जब सोसाइटी को बनाने की, उसको तश्कील देने की बात हो रही है तो उसमें कितना इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि उनकी आवाज़ एक मौसर आवाज होती है। इन्फ्लुएंसर्स है ना, बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स जो हम जिक्र कर रहे होते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स है ना, जिनकी सुनी जा रही होती है, जिनकी एक अहमियत है अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ की अगर बात की जाए, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है कि वो आवाज़ उठाएं, एक अच्छे तरीके से एजुकेट करें लोगों को। बिल्कुल, देखिए उलमा की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है कि किसी भी माशरे में जो उलमा है वो एक समझे कि बैकबोन का एक किरदार अदा करते हैं और तमाम माशरा उनको ही देख रहा होता है और उन जो वो तालीम देते हैं वो लोग उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर एक आलिम ही खड़े होंगे और वो जब इसके बारे में बात करेंगे, ख़वातीन की बुनियादी हकूक़ के बारे में बात करेंगी, उनके तालीम के हक़ के बारे में बात करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है माशरा उनको सुनेगा भी, इन्फ्लुएंस भी होगा और उसमें फिर बेहतरी भी आएगी। और शायद यही वजह है कि जो इस कॉन्फ्रेंस में जो उलमा भी आए और उन्होंने जब ख़िताब किया लोगों से, तो उसका मेरा ख़्याल है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है वो, और लोग इस चीज़ को फिर समझते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है और हमारा दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। और ऐसे में कोलैबोरेशंस कितने इम्पोर्टेंट हैं? बहुत इम्पोर्टेंट, क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन की बात करें, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, आप अगर कोलैबोरेशंस की बात करें, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? देखिए हम सब जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या जो जितने भी इस तरह के जो कंट्रीब्यूशंस होती हैं वो सारे कलेक्टिवली ही होती हैं ना। अगर एक इदारा करेगा दूसरा नहीं करेगा, लोग नहीं करेंगे, सारे मिलके, जब तक एक सारा कोलैबोरेशन में चीज़ें नहीं होती उस वक्त तक तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस तरह से अगर उलमा खड़े हुए हैं तो उनके साथ और कम्युनिटीज़ खड़ी हो गई हैं, इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए हैं, तो फिर उसमें फिर फ़ायदा भी है और वो फिर ज़्यादा असर भी रखता है। तो मेरा ख़्याल है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि देखें अगर हम एक आइडिया पेश करते हैं तो उसके साथ हमें और एक पूरी टीम चाहिए होती है। इट्स अ टीम वर्क, मैं इसको समझती हूँ कि आप एक टीम की तरह काम करते हैं। आपके साथ अगर आपने एक आइडिया पेश किया तो इसको इम्प्लीमेंट करने में वो कौन कौन से इदारे हैं जो कि इसमें हेल्पफुल होते हैं। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, अब देखिए पॉलिसी भी मेरा ख़्याल है कि चेंज करने की ज़रूरत है एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि अब मॉडर्न एक किस्म की एजुकेशन आ गई है। तो उस मॉडर्न एजुकेशन को इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ कैसे हमने लेके आगे चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने तालीम में, ये तो नहीं कि हम मॉडर्निज्म में कितने आगे चले गए हैं कि हम अपने रूट्स से पीछे तो नहीं हट गए या हम रूट्स को अपने भूल तो नहीं गए। तो ये बहुत ही एक समझे कि एक बैलेंस करके चलने की इसको ज़रूरत है। तो इसमें यह कि तमाम जितने भी कम्युनिटी के जितने भी अफराद हैं, तमाम हम लोग मुख्तलिफ इदारे मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं, तो हर इदारे की उसमें एक अपनी सिग्निफिकेंस है। और इनफरादी तौर पे भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल हैं इनफरादी तौर पे। तो फिर एक मदर जो सबसे पहले जो घर के अंदर मौजूद हैं, वो अपनी बेटी को एम्पावर करती है, वो अपनी बेटी को पढ़ाई की अहमियत उजागर करती है। और अगर वो खुद पढ़ी लिखी है तो आपने देखा कि काफ़ी रूरल एरियाज़ में ऐसी भी ख़वातीन हैं जो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन वो कहती हैं हम तो नहीं पढ़ सके लेकिन हमारी बेटियाँ पढ़ें। वो अपना सब कुछ लगा देते हैं अपनी बच्ची की तालीम के ऊपर। तो वो मेरा ख्याल है कि इनफरादी तौर पे तो एक टीचर, एक माँ, आपकी सोसाइटी में जितने भी वालिद, बड़ा भाई, सबकी जिम्मेदारी, बिल्कुल जितने भी मर्द हजरात हैं या ख़वातीन हैं, सबकी अपनी अपनी जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी बात इस तरह। और राबिया साहबा, आपकी बात कता कलामी की माजरत, बट एक और माइंडसेट जो है ना, हम बच्चियों का क्या होता है, बच्ची जब जैसे पैदा होती है हम देख रहे होते हैं उसके लिए सोना जमा कर रही होती है माँ बाप, पैसे जो है वो हर तरह से जोड़ रहे होते हैं कि अच्छा जी इसकी शादी होनी है, एक टाइम आना है, और वो तैयारियाँ उसकी शादी की शुरू हो जाती हैं कि अच्छा, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट यही है कि हमने बच्ची पैदा हुई है तो बस बच्ची शादी के लिए पैदा हुई है। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। जितने लाखों रुपए, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है शुएब कि लाखों उड़ाए जाते हैं बच्चियों की शादी के लिए कि अगले बात ना करें, जहेज़ में बहुत सारी चीज़ें दी जा रही होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेंड किया जा रहा होता है। वही पैसा अगर एक तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए तो आपकी बच्ची का फ्यूचर बना है। बच्ची वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती, वो
इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड होती है, वो बहुत आगे गुजरा, उसमें पोटेंशियल तो है लेकिन हमने उस पोटेंशियल को समटाइम्स टैप नहीं किया। वही पैसा जो है आप उसकी तालीम पे खर्च करें, एंड देन जो पैसा बच जाता है, आपको ये लगता है कि आपने अपनी बच्ची के लिए रखा था पैसा, तो वो सोने बना के देने के बजाय बेहतर ये होता है कि आप उसको कोई छोटा सा उसकी तालीम के मुताबिक, उसकी फील्ड के मुताबिक इन्वेस्ट करके दें, कोई बिजनेस सेटअप करके एंटरप्रेन्योर बनाए उसको। एग्जैक्टली, सो दैट उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, वो अपनी आप उसको, जो हम वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, देखिए वो घर से शुरू होता है, वो यहाँ से शुरू होता है कि आपकी क्या सोच है, और वो सोच जब यहाँ से आप चेंज नहीं होंगे ना, आपके बच्चों की सोच नहीं चेंज हो, आपके लड़कों की सोच नहीं चेंज हो सकती है। वो कैसे अपनी बेटियों को आगे, एक फैमिली है ना, हम एक माइंडसेट चेंज करने की बात करें तो वो जनरेशंस पे उसका इम्पैक्ट आता है। एब्सोल्युटली, आप इसमें बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, इस अहम मौजूद पर गुफ्तगू की। हमें अब आपसे लेने इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।